1. स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं 12th फिजिक्स के अंतर्गत चुंबकत्व। अब चुंबकत्व में भी डायरेक्ट चुंबक नहीं, धारा का चुंबकीय प्रभाव और गतिमान आवेश। अब बात आती है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव का कंसेप्ट कहां से चला, क्या उसका मायने। तो आपको याद होगा कि एक बिंदु पर यदि आप एक आवेश को रख दो, स्थिर रख दो, तो चारों ओर का जो क्षेत्र है वो होता है विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक। लेकिन जब कोई आवेश गति करने लगता है, स्थिर है तो चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। लेकिन जब ये मोशन में आ जाए, गति करना प्रारंभ कर दे, तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाता है, ठीक। अब बात आती है, ये चुंबकीय क्षेत्र अगर गति के कारण आ जाता है तो क्यों आता होगा, गति करने से ऐसा क्या हुआ कि वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तब बात समझना कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि किसी भी परमाणु का मूलभूत कण न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, उसमें से इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या लगाता है। अब ये नाभिक के चारों ओर जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इसको हम क्या कहते हैं, कोश, या हम कहते हैं उसको कक्ष, ठीक। लेकिन जब ये चक्कर लगाता है तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार से होते हैं, ये दक्षिणावर्त दिशा में और ये वामावर्त दिशा में। जब ये चक्कर लगाते हैं तो इसमें उत्पन्न होता है आघूर्ण, और उसकी वजह से चुंबकीय गुण आ जाते हैं। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना है, जब भी एक कक्ष में अगर ऐसे दो इलेक्ट्रॉन हो जोड़े के रूप में, एक दक्षिणावर्त और एक वामावर्त, दोनों अपना अपना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न तो करेंगे, लेकिन दिशा अलग अलग होने की वजह से दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जहां भी यहां ऐसे पेयर के रूप में होंगे तो वहां चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा, लेकिन जीरो हो जाएगा, दोनों के द्वारा होगा पर दिशा अलग है। तो फाइनली म्यू इज इक्वल टू क्या होगा। लेकिन वो स्थिति जहां पर इलेक्ट्रॉन कुछ इस कंडीशन में हो, अकेला हो, ठीक, तो ऐसी स्थिति में इससे आघूर्ण उत्पन्न होगा और परिणामी कुछ ना कुछ परिणाम आएगा। तो ये वजह होती है इसकी। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो ये है, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा और इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने से उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना और उसके इतिहास को जानना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, 1820 में ओरस्टेड ने बताया था, यानी इस बात को सबसे पहले किसने बताया था कि आवेश जब गति करेगा तो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यह बात ओरस्टेड ने बताया था 1820 में। फिर बात आती है, ठीक है भाई, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो उसकी कोई तीव्रता भी तो होगी, तो तीव्रता क्या होना चाहिए, ये बात बताया था बायो-सेवर्ट। लेकिन बायो-सेवर्ट ने एक कंप्लीट चालक, अब चालक कई प्रकार के हो सकते हैं भाई, एक तार है, तार सीधी लंबी भी हो सकती है, तार एक वृत्त के रूप में भी हो सकता है, तार में बार बार ऐसा गोल गोल ऐसे लपेटते रहे तो कुंडली बन गई धारावाही प्रणाली का। तो ये किसी भी प्रकार से हो सकता है। तब उन सब में ज्ञात करने के लिए बायो-सेवर्ट ने पहले अपना कंसेप्ट दिया। उन्होंने ये बताया कि भाई आप चाहे चालक तार लंबा हो, वृत्ताकार हो, बेलनाकार हो, कैसा भी हो, वो बात का मैटर है। पहले वाले में ये सिखा देता हूं कि किसी भी प्रकार की आकृति हो, उसके एक छोटा सा पार्ट लो, उसका क्या लो, छोटे से पार्ट के कारण, यानी छोटे पार्ट को हम अल्पांश कहेंगे, अल्पांश यानी उसका छोटा सा अंश। किसी भी चालक के अल्पांश के कारण, अल्पांश के कारण क्या होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये बताया। इसने कंप्लीट नहीं बताया, इसमें खास बात ध्यान रखना, किसकी वजह से, अल्पांश के कारण। तो जब चुंबकीय क्षेत्र है तो मैं भी डी लगा दूं, बी काय के लिए है, चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन अल्पांश के कारण है तो छोटा ही तो होगा वो भी, इसलिए सामने क्या लगा दिया मैंने,
डी लगा दिया। डी अल्पांश को बताता है, कम संख्या को बताता है। अब ये देखेंगे कि आखिर उन्होंने क्या बताया कि डीबी कैसे आएगा। पहले स्टोरी अच्छे से समझ लें। ओरस्टेड ने क्या बताया था, गतिमान आवेश के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, होगा तो तीव्रता होगी, पर तीव्रता को ओरस्टेड ने ज्ञात करके नहीं बता पाया। उसके लिए किसने कदम लाया, बायोसेवर्ट। अब बायोसेवर्ट ने क्या बताया, पूरे चालक की वजह से नहीं बता पाया, वो अल्पांश की वजह से। तो उस अल्पांश की वजह से क्या तीव्रता होना चाहिए, इस पे आगे हम अगला स्टेप देखते हैं, ठीक है। ये क्लियर है ना। अब हम ये देखते हैं कि बायोसेवर्ट का रूल्स था क्या, ठीक है। तो समझ लो, मान लो कि एक चालक तार है, ये एक्स वाई एक चालक तार है, और इस ओ बिंदु से आर कोई एक्स दूरी या जो भी आपको मानना है, यहां पर कोई बिंदु पी है, और इस बिंदु पी पर आप क्या ज्ञात करना चाहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की। लेकिन बायोसेवर्ट ने कहा भाई मैं पूरे चालक के कारण तो बता ही नहीं पाऊंगा, मेरा जो काम है बोले किसी भी चालक का एक छोटा सा भाग लो बोले। तो यहां पे ले लिया हमने एक भाग, ये ए सी, ठीक, एक भाग ले लिया। इस भाग से इस अल्पांश को मिला दो, मिला, इस भाग से इस अल्पांश को मिला दो, और ये दूरी मान लो कितनी है, ठीक, और यहां से एक लंबा, ये कितना एंगल है 90, और यहां कर दो क्या। तब बायोसेवर्ट ने ये बताया कि ये अल्पांश है तो कुछ लंबाई भी तो होगी उसकी, तो उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। तब उन्होंने बताया कि इस अल्पांश के कारण बिंदु पी पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो, तो डीबी क्या होगी, डीबी जो है इस चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती, इस अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, ठीक। और ये अल्पांश, ये क्या है, अल्पांश, और ये है अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, और यहां एक कोण बनेगा, और वो मान लेता हूं कोण कितना है, उसके स्पर्श ज्या, सॉरी ज्या के, उसकी ज्या के, और ये जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के 4 पॉइंट बताया किसने, और इनको एक साथ मिला के लिखा जाएगा dB इज इक्वल टू आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये था बायोसेवर्ट का आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अब ये बात हो चुकी, लेकिन ये देखा गया कि जब यहां से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये निकला, और यहां से अगर इसको ऐसे मिला दें ऐसे, तो चूंकि यहां थीटा बना था तो यहां क्या बना, थीटा। उस नजरिए से ये दो घटक बन गए, कितने बन गए, दो घटक। और जो दो घटक बने वो क्या है, एक ये है dB साइन थीटा dB कॉस, ठीक। तो ये बायोसेवर्ट में एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन बनेगा कंपटीशन में तो कैसे बनेगा, बायोसेवर्ट ने ज्ञात किया अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय तीव्रता, अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या किया, तो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। विद्युत क्षेत्र वाला तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने विद्युत क्षेत्र के संबंध में कोई नियम दिया ही नहीं है, दिया है चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र संपूर्ण चालक की वजह से नहीं दिया, अल्पांश की वजह। सूत्र है आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, डायरेक्ट याद रखो आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर।
ये था यहाँ का एक पॉइंट, बायो सेवर्ट का नियम और ये अल्पांश के कारण फाइनली जो प्राप्त हुआ वो है dB इज इक्वल टू ठीक। ले लें। अब हम ये देखते हैं कि जैसे बायो सेवर्ट के नियम में dB समानुपाती ये सारा कंसेप्ट आया, यहां पर एक कांस्टेंट भी तो आता, के आता, फिर के कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, म्यू 0/4। तो ये जो म्यू 0 है, म्यू ये क्या है, ये है चुंबकशीलता। तो कई बार इसके क्वेश्चन पूछ लेगा, तो चुंबकशीलता में कौन से पूछेगा, ये लिखा हुआ है आप देखें। इसके लिए अगर हम बात करें काय की मात्रक की, तो यह आएगा न्यूटन प्रति एम्पियर का फर्क, और V आएगा, देखो न्यूटन यानी क्या है, ये बल। तो बल के लिए डायमेंशन फार्मूला क्या होता था बताओ, M/L/T, और ये एम्पियर के लिए एम्पियर ये होता, ए ही होता, तो ये हो जाएगा ए पे। तो यहां पर म्यू जो कि चुंबकशीलता है उसके लिए मात्रक और उसके लिए डायमेंशन फार्मूला, ये कंप्लीट क्लियर है, यहां तक कहानी खत्म। अब बात आती है, अभी बायो सेवर्ट ने हमको क्या सिखाया है, केवल अल्पांश की वजह से। अब हमको देखना है संपूर्ण चालक तार की वजह से। तो सबसे पहले ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एक्स वाई मान लो कि अनंत लंबाई का कोई चालक तार है, और उसके बिंदु O से निश्चित दूरी पर मान ले कोई बिंदु, और इस बिंदु P पर संपूर्ण चालक के कारण क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आप जानते हैं कि ये अपने आप में आधा घंटे का खुद एक प्रूव्ड है, लेकिन हमारे काम का वो नहीं है, क्योंकि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें उसका रोल ही नहीं है। तो बाकी मोटा मोटा ये बता दूं हुआ क्या होगा, यहां पर एक अल्पांश माना गया होगा ए बी, इस अल्पांश से इसको मिलाया गया होगा, फिर यहां से यहां पर बायो सेवर्ट के नियम से dB बराबर म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा आर इसके लिया गया होगा। फिर यहां पर चूंकि हमको ये जो लंबाई है वो किसके कारण है, वो अल्फा, तो हमारा टारगेट उस अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना नहीं है, बल्कि संपूर्ण के कारण। तो जो जो चीजें यहां पर हमको अल्पांश की वजह से दिख रही हैं उन सबको गायब करना पड़ेगा। कैसे करना उस पर नहीं जा रहे हैं हम अभी, और मैं मोटा मोटा बता रहा हूं आपको कि यहां से एक लंब डाला जाता था, फिर BC को बेस बनाते थे, इस साइड वाले से भी कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, और इधर वाले से भी कोण बराबर चाप बट्टे, दोनों से BC का मान लाया जाता था। तो यहां पर DL साइन थीटा का मान जो है वो हट जाता था। फिर ये x और ये r है, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके ये डिस्टेंस भी ला करके इसको हटा दिया जाता था, लेकिन वो हमारे टारगेट में शामिल नहीं है, याद दिला रहा हूं सर। उसके बाद dB का जो मान आता था उसके लिए ये नीचे एक लाइन मिलाई जाती थी और कल्पना करते थे ऊपर एक लाइन, इसको α1 नाम दिया जाता था, और अल्फा इसका इंटीग्रेशन किया जाता था कहां से कहां तक, अल्फा, और फाइनली कट पिट के जब वैल्यू आती थी तो वो क्या आती थी, म्यू 0/4 पाई 2I/r, जहां I क्या है, I क्या है, इस तार में प्रवाहित की गई धारा है, और यहां पे ये डिस्टेंस r मतलब ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस कितना है यहां के नहीं, तो इतना ये एक लाइन खींचा हूं मतलब अनंत लंबाई का चालक तार, और उसकी वजह से जो परिणाम आया था सॉल्व होके, वो सॉल्व यहां करने का कोई मतलब ही नहीं है, ये आपने 12th में कर चुका है। 2I/r ये आता है अनंत लंबाई के चालक तार के
कारण। ठीक, अब हम देखते हैं उसमें एक पॉइंट लिखा है मैक्सवेल के स्क्रू का नियम और मैक्सवेल के दाहिने हथेली का। क्या भला है, इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, देखें सुनना, अब जब ये चालक तार, एक चालक तार की वजह से सही में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसको प्रूफ कैसे किया गया था? तो क्या किया गया, एक कार्डबोर्ड लिया गया, सिंपल खड्डा बोले हम, एक कार्डबोर्ड लिए, उसमें एक छोटा सा क्या किया हमने, छिद्र। ये मान लो एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं, ये कर, और यहां छोटा सा क्या किए, और एक तांबे की सामान्य तार, तांबे की सामान्य तार, उसको हमने आर पार कर दिए। ये है तांबे की तार, मतलब एक खड्डा है, खड्डे में गड्ढा है, और उसमें तांबे की तार को आर पार, और उसके दोनों सिरों का संबंध किसी बैटरी से कर दिए, और एक कुंजी लगा दी, कुंजी मतलब ऐसी बटन, अभी हमने ऑन नहीं किए। ठीक है, अब उस खड्डे में क्या किया हमने, लोहा होता ना, लोहा, लोहे का बुरादा, लोहे का बुरादा, उसको ऐसे करके हमने फैला दिया। अभी फैला दिया हमने, उसके बाद जैसे ही हमने कुंजी को ऑन किए, ऑन किए तो वो तांबे की तार से क्या प्रवाहित होगी, धारा। अब धारा प्रवाहित होगी और सही में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो कोई ऐसी बात दिखना भी तो चाहिए वहां अपने को। तो वो जैसे ही धारा प्रवाहित की तो जो खड्डा है उसको ठक 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 ऐसे करो, थोड़ा सा, है ना, कंपित कराओ। थोड़ी देर बाद आप देखोगे जो बुरादा इधर उधर तितर बितर फैला हुआ था, वो बुरादा ना ऐसा सर्कल बनाते जाएगा। बुरादा जो है वो क्या करेगा, ऐसे वो ऐसे ऐसे सर्कल में सेट हो जाएगा। अच्छा, धारा को प्रभावित नहीं करो, फिर करो जरा, फिर नहीं होता। यानी ऐसा कब होता, जब वो, तब पता चला कि यार ये जो सर्कल है ना, ये बताता है बल रेखा को। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, और ये चुंबकीय बल रेखा को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब बात आती है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसकी दिशा क्या होगी। मान लो इस दिशा में आपने धारा प्रवाहित किए थे, तो इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसको आगे जाके मिला दो तो कितने अंश का एंगल बना, 90 का। अरे सीधी सी बात है कि प्रवाहित धारा और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं में कितने का अंतर है, 90 का। अगर यहां जाएगा तो चुंबकीय यहां आएगी, ऐसे धारा आ रही है तो इधर, यानी 90 एंगल का बनाते हुए होगा। अब उसके लिए कुछ नियम बना दिया। अब नियम बना दिया तो उसके जिस नाम से बनाया है उनको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा अपने। यानी बात इतनी सी है कि धारा की दिशा और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, लंबवत होगी। अब उसी को देखो कैसे मामू बनाते हैं, मैक्सवेल के स्क्रू का नियम। अब देखो मैक्सवेल के, इसको दक्षिणावर्त पेच का नियम बोलते हैं, दक्षिणावर्त पेच। ये क्या है सुनो, कहीं पे कभी स्क्रू को कसे हो, अब अपने अपने हाथ में फील करो, पेन सबके पास है, और आप इस तरह से उसको पकड़ेंगे, और जब किसी वॉल में या कहीं भी हम स्क्रू लगाते हैं तो उसको जब कसते हो आप, जब आप कसते हो मतलब ऐसे घुमाते हो ना हाथ से इस तरह से, तो अंगूठा आपका चलता है, फील करो, घुमा के देखो, अंगूठा ऐसे कसना है अगर किसी ढक्कन को किसी को, तो क्या चलता है, अंगूठा चलता है। तो देखो जब आप ऐसे घुमाते हो तो ये स्क्रू आगे बढ़ता है कि नहीं, धीरे धीरे घुसते जाता है ना अंदर, तो अंदर जाता है। तो आप अंगूठे की दिशा को फील करो, अंगूठे की दिशा और उसके आगे बढ़ने की दिशा में कितना एंगल बनेगा, बात वही है, केवल बताया उसको उस तरीके से तो बताना पड़ता है। तो यानी कि किसी पेज को यदि दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त क्यों बोला, क्योंकि ऐसा घुमाना है इधर इस साइड, तो दक्षिणावर्त, यदि किसी स्क्रू को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है तो पेच आगे की ओर बढ़ता है। तो वो यदि धारा की दिशा है तो उस पेच को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में जाता है वो अंगूठे की दिशा कहलाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक, तो यहां पर ये एक स्क्रू है, ये स्क्रू है, स्क्रू इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, किस दिशा में घुमाने पर, दक्षिणावर्त।
तो ये जो दिशा है वो किसकी दिशा है और ये किसकी दिशा है ना? तो आखिरकार कितना हुआ? ठीक, बस उसी को साहित्यिक रूप में एक नाम से स्पेशल पढ़ ली, लेकिन रखा तो इतना ही है कि आई और बी की दिशा क्या होती है? 90। फिर दाहिने हथेली का भी नियम दे दिया भाई। दाहिने, तो दाहिना हाथ है ये, दाहिने हाथ में वही मुट्ठी बंद है, हथेली बोला मतलब खोल लो, ये हथेली। अब हथेली में अगर ये जो है ये बल रही किसको बता रही है? ये अगर आई को बताएगा तो बाहर निकलता हुआ हो जाएगा तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र, और अगर ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा तो बाहर निकलता हुआ जाएगा। ये हथेली का नियम हो। ठीक, एक और नियम है, ये जो दाहिने हाथ की बात हो रही है उसी समझ लो। अपने पास में एक चालक तार है, ये क्या है? चालक। इस चालक तार को दाहिने हाथ से इस तरीके से ऐसा करके अब इसको क्या करें अपन? ठीक, और इस चालक तार में अंगूठा यदि धारा की दिशा को बताता है ऊपर की, अंगूठा किसको बताता है? तो चालक तार को पकड़ने के लिए उंगलियां जिस दिशा में मुड़ी हुई हैं, उंगलियां जिस दिशा, ये बताती हैं बल रेखा की दिशा, ये बताती हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक, बहुत सिंपल है, रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब बात क्लियर हुई पूरी? तो ये मैक्सवेल के कंसेप्ट क्लियर, ये दाहिने हथेली का नियम भी क्लियर। ये अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने देखा कि बायो सेवर्ट ने अल्पांश के कारण बताया था, फिर हमने एक अनंत लंबाई के चालक तार की वजह से देखा, फिर देखे कि यार उसमें जो उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होना चाहिए। तो दिशा के लिए हमने मैक्सवेल के दक्षिणावर्त नियम देखा, स्क्रू के दक्षिणावर्त का नियम, उसके दाहिने हथेली का नियम भी देखा। एक चालक तार को हम इस तरह पकड़वा के, जरूरी नहीं कि आपको साहित्यिक तरीके से बने, आपको वो चीज दिमाग में होनी चाहिए कि डायरेक्शन क्या है। फाइनली इतनी देर का सारांश ये हुआ दिशा के मामले में कि 90 होता है आई और बी, इतनी सी बात। अब मैं लेकर चलता हूं, जैसे कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र देखा था, अब हम देखेंगे एक तार है आपके पास में, तार का ये एक सीधी तार है, उसके दूसरे सिरे को लाके यहां पे मैं कस दूं, एक सर्कल बना दूं। क्या बना दूं? अब धारा प्रवाहित करो, तो फिर 2 पॉइंट है भाई उसमें भी। चल इसको पहले वो कर ले फिर देखते हैं। लड़ाई उनसे करनी चाहिए जहां जीतने की कुछ गुंजाइश बाकी हो, तो तुम लोग से लड़ाई करना मतलब सवाल ही खत्म हो जाता हूँ। देख भाई, मैं इसीलिए बोल दिया था कि वीडियो में आ जाए तो याद रहेगी ये बात। अब देखते हैं हमने क्या किया, तार को एक क्या बना दिए? सर्कल बना दिए। अब सर्कल बना दिए तो उसके केंद्र में या तो उससे कुछ बाहर दूरी पर, तो 2 कंसेप्ट, एक तो केंद्र में और दूसरा कंसेप्ट आ जाएगा कि यहां से यहां कोई दूरी पर, इसके केंद्र से r दूरी पर, तो इसको हम अक्ष मानते हैं। ऐसे इसको ऐसे मत बनाओ, इसको कुछ ऐसे बनाओ। क्यों ऐसा बोले? तो व्रत कहाँ कर दी सर आपने? वैसा नहीं है, जब एक सर्कल होगा उसके पॉइंट से अगर मैं इधर कोई लूंगा, जब फोटो खींचूंगा ना मैं, तो वो ऐसा नहीं आएगा, वो ऐसा आएगा। अब यहाँ पर ये भी मान लो r डिस्टेंस है, यहाँ पर परिधि की बात हो रही है, सॉरी हमको, हाँ r होगी, लेकिन लाना कहाँ पे है? यहाँ, और यहाँ पे कहाँ पे लाना है आपको? ठीक, तो इन दोनों सिचुएशन में क्या आंसर आना चाहिए ये देखना है। तो देखो ये इसका सर्कल का मतलब समझ गए, और अगर आप केंद्र में ला रहे हो तो क्या आएगा? देखो μ0/4 तो इसमें भी आएगा, μ0/4। ठीक, यहां पर एक्चुअली आना चाहिए था I/R। क्या आना था? ठीक, लेकिन यहां पर एक अल्पांश की वजह से आता, जब ऐसे सारे छोटे छोटे अल्पांशों को मैं बांट लेता तो छोटे छोटे अल्पांश मिलके एक परिधि बना लेते कि नहीं? बताओ, परिधि बना लेते ना, और परिधि बनाते तो परिधि का सूत्र 2πr, लेकिन नीचे r स्क्वायर होता है, तो वो r वाले r से क्या हो जाता?
तो ऊपर आता 2 पाई, और अगर फेरों की संख्या n होती तो यहां क्या आ जाता, ये हो गया। आप अब प्रूफ करने जाएंगे तो वो अलग कंसेप्ट हो जाता। प्रूफ करने जाते तो इसको ए बी सी डी डैश डैश समान, और एक अल्पांश लेता मैं और एक अल्पांश के कारण यहां ज्ञात करता, फिर अगले के कारण अगले का, और सारों को फिर क्या करता मैं जोड़ता। लेकिन वही टारगेट नहीं है हमारा, ये हमको डायरेक्ट अभी कंडीशन जो है कंपटीशन में डायरेक्ट मालूम ये हो। यहीं पर लेकिन अगर ये अक्ष की बात हो जाती तो ऐसा होता, पर क्या डिफरेंसेस आते देखो। ये आई है हमारे पास, यहां पर ना 2 पाई एन भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे आर होता स्क्वायर, क्या होता बात को समझ, यहां आर स्क्वायर होता तो यहां क्या होता आर क्यूब। आर लाने के लिए मतलब वर्ग से कटता, लेकिन अगर पुराना समय याद हो वो कैसे आया था तो वो ऐसा था एक्चुअली, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उस पे 3/, ठीक। यहां पर ये कंसेप्ट पता हो कि ये कहां पे है केंद्र में, और ये कहां पर है, ये डिफरेंसेस आपको मालूम होने चाहिए। और ये सारी चीजें तभी दिमाग में आएंगी जब आपको 12th में जब प्रूफ किया था तो उसका पूरा सेटअप आपके सामने हो, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका सर्कल की वजह से। यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर, ये यूनिट हो जाएगी। ये बात भी क्लियर हो गई। यहाँ स्टार लगा हुआ है, धोखा मत खाना, स्टार है मतलब आप यहाँ भूलने की पूरी गुंजाइश बनी हुई है आपकी। फिर लेके चलता हूं तुमको मैं लॉरेंज बल की ओर, जो एक नया कंसेप्ट होगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, देखो अभी क्या हो रहा था कि हमने धारा प्रवाहित किए थे, धारा प्रवाहित करते थे और चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे थे। अब हम एक काम करते हैं, एक ऑलरेडी चुंबकीय क्षेत्र है, पहले से चुंबकीय क्षेत्र है, और एक आवेश को बोलते चल तू जा, बोले घुस उसके अंदर, क्या होता है ये देखते हैं। तो अब बात को समझना है, हम यहां पर यहां पर ये एक चुंबकीय क्षेत्र है इस दिशा में, पहले से क्या है चुंबकीय, एक आवेश को बोले चल तू निकल जा, बोले उधर, ये आवेश है Q जो v वेग से गति करते हुए क्षेत्र के अंदर पहुंच जाता है, ठीक। जब क्षेत्र के अंदर पहुंचता है तो जो क्षेत्र पहले से बना हुआ है चुंबकीय क्षेत्र वो, और ये महाराज जो पहुंचे क्रॉस करेंगे, क्रॉस करेंगे तो इनके बीच एक एंगल बन जाएगा, थीटा बनेगा। जब थीटा एंगल बना तो भाई ये आवेश जब गया है उस क्षेत्र के अंदर तो आवेश कोई बल का अनुभव तो करेगा ना, तो वो कितने बल का अनुभव करेगा, वो है F। अब वो बल किस किस पे डिपेंड होगा, पहली बात तो आवेश पे डिपेंड होगा, आवेश जितना ज्यादा होगा बल उतना ज्यादा लगेगा, आवेश छोटा तो बल भी छोटा। अब वेग, वेग ज्यादा तो ज्यादा और कम तो, फिर बात आती है जहां वो एंट्री कर रहा है उसकी तीव्रता कैसी है, उसकी तीव्रता क्या हो, ज्यादा होगी तो ज्यादा और कम तो कम। और अगली बात, वो जो प्रवेश कर रहा है तो आवेश की दिशा और पहले से जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके दिशा के बीच का कोण का, और इन सब को जब मिला के लिखा गया तब आ गया F समानुपाती QVB sin थीटा, ये बेसिक है। अब ये बल किस दिशा में लगेगा इसके लिए एक यूज किया गया, ये बल लॉरेंज है, पहली बात तो बल का नाम क्या है, और ये बल किस दिशा में लगेगा फिर इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कोई आवेश है विवेक से पहले से उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है, QVB sin थीटा। Q आवेश है, विवेग है, B चुंबकीय क्षेत्र है और थीटा दोनों के बीच का एंगल है।
और फिर हम ये देखते हैं कि इस पे एक दाहिने हाथ की हथेली का नियम और एक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ। तो अब हमको यहां देखना है कि तीन चीजें हो गई यहां पे। एक बल की दिशा, देखो एक क्या निकालना है हमको, दूसरा वेग और एक चुंबकीय, और तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सीधी सी बात। जैसे वहां 200 चीज थी, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत, जैसे उंगलियां ना अपनी, तो अंगूठा ये निकाला तो ये 90 बनाया है ना, और मैं सामने ये वहां निकाला, ठीक, तो ये भी 90, ये भी 90, सब 90 ये। तो अब इन तीनों में से किसी एक को अगर अंगूठे की दिशा मान लें, एक को तर्जनी, तो अगले की क्या होगी, मध्यम, ठीक, बस वो इतनी सी बात है। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। ये जो लाइन खींची ऐसी नहीं है, वो वास्तव में कैसी है, ऐसी, उसको ऐसा मान लो यूं करके यूं करता है, फिर आप देखिएगा कहां से आप, है ना, इसलिए। तो अब समझना है कि दाहिने हथेली का नियम मतलब, दाहिना हथेली, हथेली के नियम में ये माना उसने, ये उंगलियां उस दिशा में जा रही, अंगूठा, तो एक आ गई कौन सी दिशा में, हथेली से बाहर है, ठीक, तो ये हो गई उंगलियां। मान लो अगर वो V को बताता है, अंगूठा अगर B को बताता है, तो ये बाहर निकलने वाली जो लंबवत है ये F। सारांश है कि तीनों आपस में लंबवत है। इसी प्रकार से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो फ्लेमिंग ने बाएं हाथ लिया, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, तीनों को इस प्रकार फैलाया कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। अंगूठा अगर काय की दिशा बता देता है, बी, एक V, तो अगली वाली किसकी बता देगा, F की। कंसेप्ट इतना है कि तीनों लंबवत, ये हुआ। अब बात आ जाएगी, ये लॉरेंज हुआ, दाहिने हथेली का नियम और फ्लेमिंग के, यहां तक के एक छोटा सा पेज अभी कवर हो रहा है अपना। इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है ना, यहां तक पहले आप चेक करें। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास मान लो कि एक आवेश है, ठीक है, और वो कितना आवेश है, Q आवेश है, और एक वृत्ताकार मार्ग की अगर हम बात करते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र है और कोई आवेश है और वो वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, कहाँ गति करता है, वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, यानी एक आवेश है जिसका द्रव्यमान m है, v उसका वेग है, और r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है, जहां चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो यहां पे जो r की वैल्यू है वो कितनी होती है, mv/q। अब बात आती है कि ये पॉइंट आया कहां से हो, तो जब कोई आवेश जब गति करता है वृत्तीय मार्ग में, तो वृत्तीय मार्ग में आपको बहुत अच्छे से पता है कि वहां चाहिए उसे अभिकेंद्रीय बल, कहीं भी सर्कुलर मोशन होता तो अभिकेंद्रीय बल, यानी कि अभिकेंद्रीय बल होता है mv², और अभिकेंद्रीय बल खुद तो कुछ होता ही नहीं, ये तो किसी और से प्राप्त होता है। इसको हमने 11वीं फिजिक्स में भी पढ़ा था कि जब साइकिल सवार की गति आप पढ़ते थे, तो वहां भी आपने देखा था कि साइकिल या कार हो या जो भी हो, जमीन पर अगर वो चल रही है, चाहे समतल सड़क पे, वृत्तीय मार्ग में, जहां, तो उसमें जो बल मिलता है वो टायर और जमीन के घर्षण बल से मिलता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर गति करता है, वृत्तीय गति, तो नाभिक का आकर्षण बल उसको मिलता है, यानी कि वृत्तीय गति करने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल होते हैं उनका खुद का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, वो तो किसी और से मिलता है। तो यहां किससे मिलेगा, ये QV से, तो एक से एक क्या हो जाएगा, और इस तरह से कैलकुलेशन करके फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो इसको QV यहां आ गया, R यहां आ गया। देखिए ये mv/r बराबर क्या बचा, तो इंटरचेंज, तो mv/QV इक्वल, तो ये R लिखा हुआ है डायरेक्ट, कि आवेश वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उसके लिए त्रिज्या कितनी होती है, तो त्रिज्या होती है, त्रिज्या का वेग के साथ क्या संबंध है,
त्रिज्या का वेग के साथ। ये पॉइंट आगे काम आएगा आपको साइक्लोट्रॉन आवृत्ति में, ठीक है। अब यहां पे टी का मतलब क्या है? आवर्त काल का मतलब एक कंप्लीट चक्र में कितना समय लगेगा, तो उसकी वैल्यू है 2 पाई एम अपान क्यू बी। फिर बात आती है आवृत्ति, इकाई समय में कितनी बार वो चक्र मारेगा, तो न्यू इज इक्वल टू 1 अपान, तो न्यू इज इक्वल टू 1 अपान टी है, मतलब इसका क्या करने उल्टा, इसको नीचे लाके उल्टा कर दूं तो क्या आ जाएगा, क्यू बी अपान 2 पाई। ये आवृत्ति भी आपको मालूम होना चाहिए, और यही आवृत्ति आगे साइक्लोट्रॉन आवृत्ति के नाम से जानी जाएगी। यहां पे कंसेप्ट क्लियर, ये तीनों पॉइंट। अब आते हैं कहां पे, साइक्लोट्रॉन में ये देखना है होता क्या था। साइक्लोट्रॉन एक डीज आकृति थी, जो 2 डी होते हैं इस तरह से, डीज, ये डीज 1 और ये डीज, और इनका संबंध बैटरी के धन और ऋण से, और बीच में एक आवेश होता है, और इसके अंदर ये सर्कुलर ऐसे बने होते हैं, खोखला है अंदर, अंदर क्या पूरा ये। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इन डीज D1 D2 का संबंध जब बैटरी से होता है, यहां पर जब ये D1 धनात्मक में हो तो D2 काय में, अगले चक्र में D1 ऋणात्मक और D2, यानी ये धन में तो ये ऋण विभव पे, अगले में ये ऋण और ये। तो ऐसा टाइम सेट किया जाता है कि जैसे ही आवेश यहां गुजरा, तो जितनी देर में ये यहां पे वापस आएगा फिर से, उतनी देर में ये दिशा बदल जाना चाहिए। ये धन था और ये, जब ये आधा चक्र पूरा कर लिया तो ये धन हो जाए, और ये, तो यह जैसे ही यहां आया तो अगले आधे अंदर प्रवेश कर लिया, फिर वो जब जैसे ही बाहर निकल के यहां आएगा तो फिर ये धन हो जाएगा और ये चलते जाएगा। और उच्च वेग, यानी किसी आवेश के को उच्च वेग से प्राप्त करना हो तो वो युक्ति कहलाती है साइक्लोट्रॉन। और साइक्लोट्रॉन इसीलिए कहलाती है क्योंकि साइक्लो शब्द का सर्कल होता है, मतलब साइकिल यानी सर्कल। यहां पे जब आवेश गति कर रहा है तो कैसे कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। और वो क्या होता है, पहले छोटे वृत्त में गति करता है, फिर बड़े में, फिर बड़े में, फिर बड़े में। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती जा रही है तो उसका वेग भी क्या होते जा रहा है, और वेग बढ़ेगा तो भाई गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है, गति ऊर्जा बढ़ेगी ना, त्रिज्या बढ़ती जा रही, वेग बढ़ते जा रहा है, गति ऊर्जा। तो जब अंत में वो निकलेगा तो बहुत तेज वेग से निकलेगा। तो किसी आवेश को उच्च वेग से त्वरित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है वो है साइक्लो, इसको 1932 में ई लॉरेंस ने दिया था। ये कंसेप्ट बताओ, और उसकी कितनी आवृत्ति होगी वो सारा कंसेप्ट यही है। यही आवृत्ति जो आपको बताया गया है, साइक्लोट्रॉन की जब आवृत्ति निकालेंगे तो यही आवृत्ति होगी, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर देखते हैं आगे। अब ये देखते हैं, जैसे कि आपके पास में ये मान लो ये चालक तार है, ये चालक तार, ये इसकी लंबाई मान लो कितनी है, और यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र है, और यहां पर एक कोण बना है कितना। जब ही आवेश एंट्री कर रहा था, अब आवेश नहीं, एक चालक तार ही रख दी है अपन, और उसमें धारा दे रहे तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित, बात तो वही हो गई ना। बस अंतर इतना है, किसी एरोप्लेन जाता तो उसकी वो नहीं रहती, क्या रास्ता नहीं बना रहता, बोले आकाश में यहां से एरोप्लेन छूटा यूं चला। अब एक काम करते, बोले एक बहुत बड़ा सा तिरछा प्लेटफॉर्म तैयार कर लो, अब बोले अब एरोप्लेन बोलेंगे अब तो इस पे चल के जाना, जा तो तब भी एरोप्लेन रहा। बिल्कुल वैसे ही जब ही आवेश एंट्री कर रहा था किसमें, क्यूब, इसमें कौन आवेश एंट्री कर रहा था, लेकिन हमने तार ही रख दी एक ठो, अब धारा प्रवाहित कर, इलेक्ट्रॉन जा रहा था, अभी भी तो आवेश ही जा रहा है, पर बोले चेंजेस होना चाहिए, बोले क्योंकि पहले वी का उपयोग हो चुका है, तो बोले हम आई का उपयोग कर लेते, तो क्या हो गया सूत्र बोलो, QVB, तो क्या जाएगा यहां, लेकिन यहां लंबाई का इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, तब जाके आ गया ILB sin थीटा। ये L हो गई चालक तार की लंबाई, B हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें जो धारा प्रवाहित की वो हो गई I, और थीटा जो बना। अब ये नॉर्मल कंसेप्ट इसका था।
अब हमको ये देखना है कि अगर दो चालक तार ले लें अपन, इसमें I1 धारा प्रवाहित करें और इसमें, तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसके कारण भी उत्पन्न होगा। तो परिणामी कितना होगा भाई, जो चालक तार आजू बाजू में ले लें। 2 मिनट के लिए अब एक चालक तार को हटा दिया मैंने, एक ही चालक तार, इसमें धारा प्रवाहित करो, चारों ओर क्या उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र। ये एक और चालक तार है दूर, उसमें भी धारा प्रवाहित किए, उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि दोनों को पास पास में रख दो और इसमें I1 धारा दे दो, इसमें, तब दोनों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, कुछ कैंसिल होगा, कुछ ऐड होगा, तो फाइनल कितना होगा, उसका फार्मूला आपको ये मानना है कि F इजिकल टू μ0/2I1I2, ये आंसर आएगा जहां I1 पहले चालक तार में प्रवाहित धारा है और I2 दूसरे चालक तार में प्रवाहित, और R क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक, फिर आगे चली बात, जब हम आगे जाते हैं तो कुंडली क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है। कुंडली क्या है, एक नरम लोहे का करोड़ ले लो, उसको एल्यूमिनियम के फ्रेम पे लपेट दो और उसके चारों ओर तांबे की तार को लपेट दो, ये बन गई तुम्हारी कुंडली। कुंडली की विशेषता है कि जब उसमें धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता, उसके कारण वो घूमने का काम करती है। जैसे पंखा लगा हुआ है, पंखे में क्या होता होगा, हमने धारा प्रवाहित की है ना, घूमता क्यों, जब हम धारा प्रवाहित करते हैं यहां से, तो वहां धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो L तार की लंबाई, ये कंसेप्ट से F बराबर ILB sin थीटा, ये यूज होता होगा। लेकिन कुंडली में तार सीधी नहीं होती, ऐसे लपेटा मारी होती है। गोल गोल ऐसे सर्कल बनाओगे ना, तो जब गोल गोल सर्कल बनाओगे और इसके एक व्यास में अगर यहां और यहां अगर इस दिशा में बल लग रहा है और यहां पे इस दिशा, अब बताओ कि ये क्या बल कैंसिल होंगे? भाई किसी कार में बैठे हो, कार चला रहे हो, साइकिल तो चलाते ही तुम, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि जब आप साइकिल चलाते हो तो 2 हैंडल 2 हाथ, अचानक सीधे जा रहे हो, लेफ्ट में टर्न हुआ, क्या करते हो? एक को अपने साइड खींचते हो और उसको दूर। अच्छा, दोनों में बराबर बल लगाते, को जम के खींचते, को हल्का सा दबाते, बराबर बल का परिमाण क्या होता है, और एक इस दिशा में और एक दिशा क्या हो गई, यानी जिनकी दिशा विपरीत होगी और बल बराबर होंगे, उससे क्या होगा, काम होगा कुछ, हैंडल यूं घूम गया, बेहतरीन टर्न मार के चले गए। अब पूरी बात किसी ने सुना नहीं, और जो पिछली बार बताया था, रेंजर देखो ऐसा पकड़ के चलाने वाली, ये ऐसे पकड़ के चला, एक सीधा हुआ हैंडल पकड़ के, दोनों बेहतरीन जा रहे हैं और टर्न आने वाला, बोले सर ने बताया था दोनों को विपरीत दिशा में खींच देना, यूं किए, बोले इसको इधर, बताए तो थे विपरीत दिशा में बल लगाना, लगा, क्या होगा, टर्न यहां होने वाला सीधे खाई में, आपके पास अगर कुछ बचेगा तो वो 2 हैंडल बाहर निकल के आपके हाथ में, और आप जाओगे तो खाई में, लेकिन सीधे। कितना झूठ बोलते हैं ना, कोई खाई में गिर के मर गया, बोले ऊपर चले, गिरा नीचे। तो बात को समझो, वहां पे क्या हुआ कि ये हैंडल ऐसा था, यहाँ पे ये हैंड है जहां बल लगा, इससे इस दिशा में खींच रहे थे, इस दिशा में तो हैंडल आपके हाथ, बल तो तब भी लगाए, पर इनको मिलाओ तो क्रिया रेखा एक ही है, और जब एक वस्तु पे 2 बल लगे, समान परिमाण के लगे, विपरीत दिशा में लगे, लेकिन क्रिया रेखा एक ही हो अगर, तो वो बल निरस्त हो जाते हैं। अब मेरे को कोई यहाँ पे खड़ा हूं, यहाँ पे उधर से हाथ खींचे, इधर से हाथ बराबर बल से, तो मैं तो वहां क्यों है, अब मैं वहीं क्यों ही रहूंगा। लेकिन अगर वही दोनों लोग अब थोड़ा चेंज कर दें मेरे कंसेप्ट को, मैं ऐसे खड़ा हूं, अब एक उस साइड खड़ा हो जाए, मेरी ये जो हथेली है इस साइड से ऐसा धक्का दे मेरे को, और एक इस साइड खड़े हो जाए, यहाँ पे इस साइड धक्का दे, तो जैसे ही ऐसा होगा तो मैं कैसे हो जाऊंगा, ठीक, क्यों हुआ, क्योंकि यहां जब बल लग रहा था इसकी क्रिया रेखा ये जा रही थी, यहां जो बल लगा क्रिया रेखा, तो जब एक वस्तु पे 2 बल लगे, समान परिमाण के लगे, विपरीत दिशा में लगे, पर क्रिया रेखा एक ना हो, तो वो बल निरस्त नहीं होते हैं, बलों का एक जोड़ा बनाते हैं जिसको बलयुग्म कहते हैं, और बलयुग्म का आघूर्ण होता है। बिल्कुल साइकिल में भी वही कंडीशन, यूं चले, आप यहां खींच रहे हो, ये देखो,
तो ये यहाँ खींच रहे तो इसकी रेखा यहाँ आ गई और इसकी रेखा अलग अलग हो गई, तो वो बल कभी निरस्त नहीं होते, वो काम करते। तो वही बात मैं यहां बताने जा रहा हूं आपको कि एक कुंडली में जब ये बल लगता है, धारा प्रवाहित किया आपने, धारा पर याला बल उत्पन्न हुआ, तो बल उत्पन्न हुआ तो दोनों की दिशाएं क्या हुई, ये। तो अब इसका घूमना, धारा बंद कर दो, ये ऑफ कर दो, पंखा घूमना बंद हो जाता है। क्यों? हमने धारा प्रवाहित करना बंद कर दिए, तो यहाँ पे आई का मान 0 मतलब एफ का मान, और जब बल लगा ही नहीं तो काय का युग्म, और युग्म नहीं तो काय का आघूर्ण, आघूर्ण नहीं तो काय का घूमना, फिर जैसे ऑन करोगे ये चालू हो जाता है। तो यानी सोचो कि धारा को कन्वर्ट करते हुए चुंबकीय क्षेत्र में वहां बल उत्पन्न होता है और वो कैसे घुमाता है। मोटर का यही कंसेप्ट है, कुंडली, मोटर, डायनामो, सब में यही कंसेप्ट है। तो पहले इसका इंपॉर्टेंस समझ आ रहा है, आगे जहां हम जाने वाले हैं। अब बात आती है कुंडली में ये क्या है, अभी बताते हैं। कुंडली में जो बात मैं आपसे कह रहा था कि कुंडली में धारा प्रवाहित करने पे क्या होता, तो उसके लिए इतिहास में अगर हम जाएं तो 2 कुंडलियां पढ़ोगे आप, एक निलंबित कुंडली धारा मापी, अरे कीलकित कुंडली धारा मापी, बोले नए शब्द आ गए, तो अरे धारा मापने वाला उपकरण धारा मापी। ठीक, अब बात आती है वो धारा मापी जब बनाया गया तो वो कुछ नहीं है, वो कुंडली है भाई, और कुछ नहीं है। एक चुंबक और कुंडली के बीच गति है, अपेक्षिक गति, और कुछ भी नहीं है। अब समझना है कि जब निलंबित कुंडली धारा मापी, चित्र देखिए हो सबने, उसका दिखा देते हैं, पहले यहां तक देखिए। अब देखेंगे कीलकित कुंडली धारा मापी, आपको अगर थोड़ा सा याद हो पुराना, तो यहां पे चुंबक लिए जाते थे जिसके ध्रुवखंड जो हैं वो अवतल आकार में कटे हुए, और बीच में ली जाती थी एक कुंडली, इस तरह से वृत्ताकार कुंडली। और ये जो कुंडली ली जाती थी, यहां पर ये एक स्प्रिंग हुआ करती थी, ये पेच से होता था। जब इसमें धारा प्रवाहित करें तो इसके अंदर क्या होता था, बलयुग्म उत्पन्न हो जाता था, और बलयुग्म से क्या आ जाता था, आघूर्ण, आघूर्ण से ये घूमने लगती थी। तब की स्थिति में ये जो तार है, जो भी धागा, इसमें क्या यहाँ एक दर्पण होता था, यहाँ क्या लगा होता था, और यहाँ लगा होता था। तो दर्पण से ये मान लो यहाँ जाके टकरा रहा है। अब जब ये धारा प्रवाहित कर ये घूमती थी, तो वो जो तार है धागा, उसमें ऐठन उत्पन्न होता होगा, तो ऐठन की वजह से दर्पण भी घूमेगा। एक दर्पण जैसे ये लगा है, मान लो ये तार से अगर वो ऐठन उत्पन्न होगा तो दर्पण भी थोड़ा सा क्या होता है, घूम। तो दर्पण जब घूमेगा तो इसकी दिशा भी कहाँ जाएगी, प्रकाश की दिशा क्या होगी, चेंज। तो प्रकाश की दिशा हो गई चेंज, तो यहाँ क्या बनेगा, एक कोण। उस कोण से मापा गया कि धारा उस विस्थापन, जो कोणीय विस्थापन, उसके समानुपाती होती थी। ये है कीलक, ये कौन सी है, निलंबित नहीं, ये है। अब कीलकित का मतलब बताएंगे। तो वहां यही हुआ कि एन आई ए बी, वैसे सही मायने में है आई ए बी साइन थीटा, आई ए बी, पर साइन थीटा इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब सर्कुलर मोशन की बात आती है और कोई ऐसे मिलाओगे तो इस पर रेखा पे जाके ये कितने का एंगल बनाती है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, इसीलिए इसको नहीं लिखा। और एन क्यों लिखा है उसने, क्योंकि वो फेरे की संख्या है, और ये किसके बराबर होता है, ऐठन बलयुग्म, यानी सी फाई के। और यहां से आप चाहो तो आई ला लो, आई लाने के लिए एन ए बी को ले जाओ सी थीटा के नीचे। ठीक, तो ये आ गया धारा का, ये क्षेत्रफल है उसका। अब आई समानुपाती फाई, फाई क्या है, ये जो ये कोण आ रहा है, ठीक है, विक्षेप कहते हैं हम इसको, इसको हम क्या कहते हैं, विक्षेप। और वो समानुपाती एक्स, एक्स का मतलब है कि यहां से यहां तक जो दूरी ये आ रही वो क्या है तुम्हारी, एक्स। तो ये क्या है, निलंबित कुंडली धारा मापी में, जिसमें आपको ये फार्मूला याद हो आई का, आपको याद हो कि आई का फाई के साथ कौन सा संबंध है, देखो समानुपाती, और फाई का एक्स के साथ, उस आधार पे आई समानुपाती एक्स हो गया। और कीलकित कुंडली धारा मापी में बात आती है, यहां एक तकलीफ हो रही थी दर्पण की वजह से,
तो उसने क्या किया कि एक संकेतक जोड़ दिया, कहां से, यहां से डायरेक्ट, कि जब धारा प्रवाहित होगी कुंडली घूमेगी तो एक संकेतक लगा दिया, काटा, वो घूमेगी तो ये काटा हल्का सा एल्यूमिनियम का, देखो हल्का, जैसे वो होता है घड़ी, घड़ी में कैसे बिल्कुल हल्का सा रहता है, बिल्कुल टिक 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 होता है, ऐसा जब इसकी कुंडली घूमेगी तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम का या दर्पण का उपयोग करना ही नहीं पड़ेगा। तो कीलकित मतलब एक कील टाइप लगा दिया, तो उसका नाम क्या दे दिया उसने, कीलकित कुंडली धारा मापी, और सिद्धांत वही है जो निलंबित कुंडली धारा मापी का है, उसमें कोई नई बात नहीं। अब बात आती है सुग्राहिता। तो एक अच्छे धारामापी की सुग्राहिता क्या होनी चाहिए, तो फाई अपान आई। फाई का मतलब वो कहां से आया मैं आपको बताता हूं। आई समानुपाती क्या था, तो यहीं पर एक कांस्टेंट लिया उसने, ये तब आ गया ये, तो कांस्टेंट क्या आ जा रहा है, तब आया ये। अब बात आती है फाई अपान आई, तो यहाँ फाई आई की वैल्यू रख दो तो होगा एन ए बी अपान सी और 1 अपान के, और के यहाँ बताता है कि ये क्या है, ये तो खैर फार्मूले हैं। अब बात आती है आगे चल के, धारा मापी को बदलना है अपने को काय में, अमीटर और वोल्टामीटर में बदलने की बड़ी छोटी सी कहानी है। आपको एक शंट का उपयोग पढ़ना पड़ेगा, और शंट क्या है पहले ये अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या समझेंगे अब आगे अपन, भाई शंट क्या है, यहां तक कंफ्यूजन कोई, के पास एक कुंडली है, ये क्या है, अब कोई धारा अगर यहां से प्रवाहित हो रही तो बहुत सारी हो रही, लेकिन मान लो कई बार ये उच्च धारा आ गई एकदम से, और वो धारा अगर कुंडली से बहेगी तो कुंडली को जला देगी। कुंडली को जलाने का मतलब ये नहीं कि वहां आग निकलना चालू हो जाएगी। प्रबल धारा जब यहां आएगी तो यहां पे अंदर एकाध तार को तोड़ देगी, और तार टूटा उसको बोलते कुंडली जल गई, फिर वो काम नहीं करेगी। इसके लिए इसके साथ समांतर क्रम में एक प्रतिरोध की तार लगा दें, निम्न, और कौन सा क्रम, निम्न प्रतिरोध के एक तार को समांतर क्रम में जोड़ दो, ठीक है, ये बन गया धारामापी, क्या बन गए। यहां पर ऐसा होने से होता क्या है, पहले इस बात को हम समझ लेते हैं। ऐसा होने से जब यहां धारा पहुंची, बहुत प्रबल धारा पहुंची, तो मार्ग कितने मिले, और इसका प्रतिरोध क्या है, कम है, जो भी है पर, तो प्रतिरोध कम है मतलब रुकावट, तो ज्यादा से ज्यादा धारा कहां से बहेगी, ज्यादा से ज्यादा ये टूट भी गया तो 50 पैसे का एक संट मिलता है, 50 पैसे का ही नुकसान होगा, और वो कुंडली क्षतिग्रस्त होने से ये होता है शंट। शंट का प्रतिरोध जो है वो धारा मापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होना चाहिए। अगर आप मुख्य धारा आई है और उसका nवां भाग कुंडली में से प्रवाहित करना चाहते हैं, मुख्य धारा का nवां भाग यानी इतना प्रवाहित करना चाहते हो, कहां से, आईजी यानी गैल्वेनोमीटर से, धारा मापी में से कुल धारा का 1/n भाग, मान लो 10वां भाग, अगर 10वां भाग प्रवाहित करना चाहते हो, शंट का प्रतिरोध उसका 10 यहां कर दो तो कितना हो जाएगा, 9, यानी 10वां भाग प्रवाहित करना है तो शंट का प्रतिरोध धारा मापी के प्रतिरोध का 9वां भाग होना है। अगर 20वां भाग प्रवाहित करना है तो 19वां भाग। ठीक, ये कंसेप्ट है शंट का। अब ये बन चुका आपके पास क्या, और अमीटर के लिए प्रतिरोध की अगर बात करें और कैलकुलेशन करना है तो ये फार्मूला है। इस फार्मूले में कई बार आपको शंट और धारामापी का प्रतिरोध दिया है और परिणामी प्रतिरोध बोल रहा है किसके लिए, अमीटर के लिए, तो दोनों प्रतिरोधों का गुणा करना है पहले और दोनों को जोड़ के भाग, तो आपको पता चल जाएगा कि उस अमीटर का प्रतिरोध। फिर बात आती है इसी पूरे प्रोसेस में उल्टा कर दो, निम्न प्रतिरोध को कर दो उच्च,
समांतर क्रम को कर दो। अब ये वोल्टामीटर बन गया, अभी अमीटर नहीं है। केवल आपने यहां पे यहां ना लगा के आपने क्या किया, यहां पे लगाया आपने ये यहां, तो यही चीज क्या बन गई अब, वोल्टा। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होगा, आर होगा 0 काय के लिए, लेकिन वोल्टामीटर के लिए आर होना चाहिए अनंत। अब बोले कैसे, तो बोले वोल्टामीटर का मतलब होता वोल्ट मापेगा, ये विभवांतर, वहां धारा नहीं बहनी चाहिए, और धारा नहीं बहने मतलब आई जी कितनी हो, और आई जी 0 मतलब किसी में 0 का भाग दो मतलब अनंत, इसलिए आर कितना हो। पूछा जाता है एग्जाम में, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0, आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, और उसके लिए आर की अगर वैल्यू लाना है तो V अपान आई जी माइनस कैपिटल जी, ठीक है। V वोल्टेज है, आई जी धारा मापी से प्रवाहित धारा है। अब धारा मापी बोले, धारा मापी ही कन्वर्ट हुआ है काय में, अमीटर और वोल्टामीटर। एक तार ने इसको बदल दी, कम प्रतिरोध के तार को समांतर में लगा दी तो अमीटर बन गया, उच्च प्रतिरोध के तार को श्रेणी में लगा दिए तो वोल्टमीटर, ठीक। तो यहां तक का ये कंसेप्ट है जो आज का था, ठीक है ना। और यहां ध्यान रखना है कि ये जो लेक्चर में जितनी बातें हुई हैं इसका आप एक बार नोट जरूर बनाएं, केवल वो नहीं जो लिखा है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो पहले पेज का स्क्रीनशॉट लेके, जब कुछ भी नहीं था केवल हमारे हेडिंग लिखी हुई थी, आप उस हेडिंग को देख देख के सोचना कि कैसे क्या था, जब नहीं उसको सोच पाओ तब फिर से एक बार वीडियो देख।